हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑनलाइन क्लासेस 2.0 में। मैं अभिनिका। अभी हम यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम के लिए अपनी हिस्ट्री पढ़ रहे थे, जिसमें हमने अभी हिस्ट्री के सोर्सेज देखे कि हमें इतिहास के बारे में किस किस जगह से पता चलता है। जिसमें हमने क्या क्या देखा था। सबसे पहले हमने इसमें धर्म ग्रंथ देखे, फिर उसके बाद हमने विदेशी यात्रियों का विवरण और उन्होंने जो बुकें लिखी उनके बारे में देखा। देन उसके बाद हमने इसमें पुरातत्व संबंधी साक्ष्य देखे थे, और इस पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों में हमने जो अभिलेख होते हैं वो देखे थे, और जो हमारे अभिलेख के साथ साथ स्तंभ लेख होते हैं और कॉइन्स के बारे में जाना था। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में। देखो, इसमें अलग अलग एरिया में बांट रखा है। जैसे सबसे हिस्ट्री को अगर हम बोलें समझने के लिए, बेटर समझने के लिए 3 एरिया में बांट रखा है। ये किसके बेसिस पर बांटा गया है? तो ये जो प्रागैतिहासिक काल है, आदि ऐतिहासिक काल है, और फिर उसके बाद आता है इतिहास। ये जो बाता है ये लेखन की कला के बेसिस पे बांटा गया है, मतलब राइटिंग स्किल पे। ओके, तो मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि इसको लेखन कला के बेसिस पे बांटा गया है? तो देखिए, प्रागैतिहासिक काल ऐसा काल जब लेखन की कला विकसित नहीं हुई थी, उससे पहले का काल, जिसे हम पाषाण काल भी कहते हैं। ठीक है, तो वो हमारा कौन सा आ जाता है? प्रागैतिहासिक काल। देन उसके बाद हमारा कौन सा हो गया? प्रागैतिहासिक काल, मतलब कि जब लेखन कला का डेवलप नहीं हुई थी, उसको हम प्रागैतिहासिक काल कह रहे हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल कौन सा होता है? जब लेखन कला तो विकसित हो गई, लेकिन आज तक हम उस लेखन कला को क्या नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। और इसके बाद आएगा हमारा इतिहास। ऐसा समय या ऐसा काल जिसमें लेखन कला भी आ गई और उस लेखन कला को हमने समझा भी, जिसको हम समझ भी पा रहे हैं। इसलिए जब भी आप याद रखें, जब हम बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल या इतिहास की, तब हम उसे लेखन कला के बेसिस पे बांट के बात करते हैं। प्रागैतिहासिक ऐसा काल जब लेखन कला आई ही नहीं थी, उससे पहले का काल, वो हमारा प्रागैतिहासिक काल। और जब लेखन कला आ गई लेकिन हम उसे पढ़ ही नहीं सके, उसे आदि ऐतिहासिक काल। और ऐसा काल जब लेखन कला भी थी और हम उसको पढ़ भी पा रहे हैं, उसे हम इतिहास कह देते हैं। अब देखिए, इसमें क्या दे रखा है? इसमें दे रखा है जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया, मतलब कि वही बात कि लेखन कला भी नहीं है, कोई लिखित हमें प्रमाण नहीं मिलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मानव विकास का उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। याद रखें, लिखित रूप के साथ साथ जिसे हम पढ़ पा रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। जबकि आदि ऐतिहासिक काल क्या है? उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा चुके, मतलब कि हमारा क्या है? लेखन तो है, मतलब लिखा हुआ तो है, लेकिन हम उसे आज तक नहीं पढ़ पाए, जैसा कि सिंधु घाटी सभ्यता के साथ है। तो आपको ये तीनों चीज़ क्लियर हो गए होंगे। प्रागैतिहासिक काल, देन उसके बाद आया था हमारा आदि ऐतिहासिक काल, और फिर उसके बाद आता है हमारा इतिहास। इतिहास को भी अगर हम आधा करके लिखें ना, इस इतिहास को, तो इसका मतलब होता है इति प्लस हास। ठीक है, ऐसा हुआ था, मानव और या उससे रिलेटेड घटनाओं का विवरण जहाँ मिलता है, उसी को हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। वहीं आपको मैं एक बात बता दूं कि इतिहास, जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसा हुआ था और घटनाओं का विवरण हमारे इतिहास में दे रखा है, लेकिन ये किस किस दशाओं को दर्शाता है? तो याद रखिएगा, ये आपकी राजनीतिक दशा, सामाजिक दशा, आर्थिक और धार्मिक दशा को दर्शाने का काम करता है। कि इतिहास में मतलब किस राजा के टाइम पे क्या राजनीतिक व्यवस्था थी, कैसी सामाजिक व्यवस्था थी, क्या आर्थिक व्यवस्था हुआ करती थी, और क्या धार्मिक व्यवस्था होती थी। ठीक है, अब इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ज्ञानी मानव की। अगर हम इसे ज्ञानी मानव कहें या फिर हम आधुनिक मानव भी कह सकते हैं। ठीक है, जिसको हम साइंटिफिक नेम क्या होता है जिसका? होमो सैपियंस। ठीक है, इसमें हम क्या बात करते हैं कि जो होमो सैपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व होता था। देखो, इससे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि प्री हिस्ट्री में अगर मैं 20 लाख ईसा पूर्व की बात करूं, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इन्हीं में, जो यहाँ नहीं बता रखा, सबसे पहले आते हैं हमारे ऑस्ट्रेलोपिथेकस।
ठीक है। देन हमारे जो आते हैं वो आते हैं पिथिकैंथ्रोपस, देन निएंडरथल मैन आता है, और फिर क्रोमैग्नम आता है, और क्रोमैग्नम के बाद होमोसेपियंस आते हैं। तो ये जो हैं अलग अलग मानव की प्रजाति हमने आपको एक के बाद एक बताई है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपिथिकस, या तो आप इसे नोट कर लें, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्रम में पूछ लिया जाता है। तो सबसे फर्स्ट ऑस्ट्रेलोपिथिकस, देन पिथिकैंथ्रोपस, निएंडरथल, देन क्रोमैग्नम आएगा, और उसके बाद होमोसेपियंस आएंगे। और इस होमोसेपियंस को हम आधुनिक मानव या ज्ञानी मानव कहते हैं। और इसका जन्म जो है वो कब बताया है, 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व पहले का बताया है। अब देखें, ये जो प्रागैतिहासिक काल है ना, इस प्रागैतिहासिक काल को भी हम 3 भागों में बांटते हैं, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं पुरापाषाण काल, मतलब पैलियोलिथिक एज, देन मध्य पाषाण काल आएगा, ठीक है, जिसे हम मीजोलिथिक एज कहेंगे, और फिर नवपाषाण काल आएगा, जिसे हम नियोलिथिक एज कहेंगे। तो सबसे पहले अब इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे, पुरापाषाण काल। देखिए, जो हम पाषाण बार बार यूज कर रहे हैं वर्ड, इसका मतलब पत्थर होता है, और इंग्लिश में हम इसे स्टोन एज कहते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम सबसे पहले पैलियोलिथिक एज के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए, ये जो पूर्व पाषाण काल या पुरापाषाण काल दे रखा है, मानव की जीविका इसने बता रखा है। उस टाइम पे जो मानव था उसका मुख्य मेन काम क्या था, शिकार करता था, ठीक है। शिकार पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे। मतलब कि इसमें जो वो स्टोन के हेल्प से, पाषाण के हेल्प से शिकार करने का काम करता था, ये काम था उसका मेन पुरापाषाण काल का, ठीक है। जो आग का आविष्कार है, देखो कुछ मेन इंपॉर्टेंट आविष्कार हैं, एक तो आग का आविष्कार है और एक पहिए का आविष्कार है। तो आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि आग का आविष्कार किस पाषाण काल एज में हुआ, पुरापाषाण काल में, नवपाषाण काल में, या मध्य पाषाण काल में। तो आपको याद रखना है, आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ था। साथ ही साथ अगर पूछ ले कि पहिए का आविष्कार किस में हुआ, तो आपको बताना है नवपाषाण काल में हुआ था। तो यहाँ पे 2 चीज़ तो हमारी क्लियर हो जाती है। एक तो ये कि आग का आविष्कार जो हुआ वो याद रखें एकदम क्लियर, पुरापाषाण काल में। पहिए का जो आविष्कार हुआ वो नवपाषाण काल में, यानी कि नियोलिथिक एज में हुआ। मनुष्य ने स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई थी। देखो, आपसे पूछा जाए, साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट काम भी नवपाषाण काल में हमें देखने को मिलता है। वो क्या मिलता है, वो हमें ये मिलता है कि इनने सबसे पहले कृषि करना सीखा था इस टाइम पे, ठीक है। तो सबसे पहले कृषि करना सीखा, इस वजह से देखो, जब कोई इंसान कृषि करेगा या फिर कोई भी मतलब क्रॉप को बोएगा और फिर उसका मतलब कि पूरा देखभाल करेगा, तो उसको एक जगह पर रहना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे इसके अंदर एक प्रवृत्ति भी आ गई मनुष्य के अंदर। पहले क्या थे, ये आखेटक थे, मतलब कि शिकार करते थे और एक जगह से अपने शिकार की वजह एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। जैसा कि हमने पढ़ा, पुरापाषाण काल में और मध्य पाषाण काल तक ये आखेटक रहे, मतलब कि शिकार करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह बदलते रहे। लेकिन नवपाषाण काल में एक तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहिए की खोज हो गई है, ठीक है। दूसरी चीज, इन्होंने कृषि करना सीख लिया है। इसलिए अब कृषि करेंगे तो उनको एक जगह रह के उस पूरी अपनी फसल को देखना भी पड़ेगा। तो इसलिए इनके अंदर कौन सी प्रवृत्ति आ जाएगी, स्थायी निवास की प्रवृत्ति। अब यानी ये एक जगह से दूसरे जगह घूमना और मतलब कि जाना थोड़ा कम कर देंगे, ये अपना एक जगह स्थायी निवास बनाएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ तो फिर ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़, एक तो पहिए का आविष्कार देखना कहाँ पे मिलेगा, नवपाषाण काल में, और साथ ही साथ स्थायी निवास की प्रवृत्ति कब आएगी, वो भी हमारी आएगी नवपाषाण काल में, स्थायी निवास। और साथ में याद रखें कि कृषि करना सबसे पहले मानव ने कब सीखा, तब भी आप कहिएगा नवपाषाण काल में। और साथ ही साथ अब वो देखो कृषि करेगा और बाहर से और लोग उस कृषि को, और या फिर जानवर उस कृषि को क्या कर सकते हैं, हानि पहुंचा सकते हैं। तो उसके लिए उन्हें एक पालतू जानवर भी पालना होगा। तो सबसे ज़्यादा पालतू जानवर, सबसे ज़्यादा वफादार कौन होता है, कुत्ता। तो इसमें याद भी रखिए, साथ ही साथ इनने कुत्ते का पालन करना भी सीखा। कुत्ता जो है वो सबसे पहला पशु है जो पालतू बनाया गया, ठीक है। तो इन सारी चीज़ को आप कोरिलेट करके याद रखें कि सबसे इंपॉर्टेंट नवपाषाण काल के एक तो पहिए,
दूसरी चीज़, स्थायी निवास क्यों है? क्योंकि इसने कृषि करना सीख लिया है तो स्थायी निवास हो जाएगा, और एक जगह रहेगा तो इसको थोड़ा सुरक्षित रहना है तो ये उसके लिए जानवर पालेगा, और वो भी कौन सा जानवर पाला है इसने? कुत्ता। ठीक है, अब देन नेक्स्ट में क्या दे रखा है? मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। देखो, आपको याद रखना होगा, सबसे पहले जिस तरह हम पुरापाषाण काल, देन मध्य पाषाण काल बात करते हैं, उसके बाद हम नवपाषाण काल बात करते हैं, देन उसके बाद हमारा ताम्र पाषाणकालीन एक एज आती है, मतलब कि जिसमें तांबा यूज किया गया। ये जो लोहा है ये जब हमारे महाजनपद काल होंगे और उसके बाद आएगा लोहा, अभी नहीं, बहुत आयरन एज जो है वो अभी बहुत बाद में है। उससे पहले भी एक धातु यूज की गई जिसे हम क्या कहते हैं? तांबा। याद रखें, जब मनुष्य ने पाषाण मतलब कि स्टोन को यूज करना सीखा था तभी तांबे को भी यूज करते थे, इसलिए इसको ताम्र पाषाण मतलब तांबा प्लस पाषाण कालीन एज भी कहते हैं। तो आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि किस धातु का मनुष्य ने सबसे पहला यूज करा, तो आप कहिएगा तांबे का। उसके द्वारा बनाए जाने वाला प्रथम औजार कौन सा था? तब कहिएगा कुल्हाड़ी। ठीक है, तो इसकी प्राप्ति कहाँ से होती है? अतिरम पक्कम से। ठीक है, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट याद रखें। देन कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ, ये मैंने आपको ऊपर ही बता दिया, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं? स्थायी निवास है, और स्थायी निवास ने कब सीखा? जब कृषि का आविष्कार होगा, तभी ये उस फसल के लिए एक जगह रुकेंगे। जब तक वो फसल को पूरा बोना, उसको सींचना, उसको काटना, तो उनको एक जगह तब तक बसावट रखनी पड़ेगी। तो इसलिए कृषि का भी आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ है। प्रागैतिहासिक काल में अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। तो देखो, सबसे पहले आपको याद रखना कि जहाँ पे अन्न सबसे पहले उगाया गया था वो एरिया कौन सा है, वो जगह कौन सी है? उसका नाम है मेहरगढ़। और ये मेहरगढ़ कहाँ है? अब पश्चिमी बलूचिस्तान में आता है। ठीक है, कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं पहली फसल मानी जाती है, एवं जौ थी। देखो, कई कई जगह गेहूं दे रखा है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट आंसर इसका कि सबसे पहले कौन सी फसल इनके द्वारा उगाई गई या फिर सबसे पहली फसल इनके द्वारा लगाई गई, तो याद रखिएगा इसका आंसर हमेशा जौ होता है। ठीक है, लेकिन मानव द्वारा सबसे प्रयुक्त अनाज कौन सा किया गया? वो हमारा चावल था। कृषि का प्रथम उदाहरण कि इनने कृषि करी थी, ऐसा हमें जो प्रथम उदाहरण है ये कहाँ से मिलता है? मेहरगढ़। और ये मेहरगढ़ कहाँ है? पश्चिमी बलूचिस्तान में। जबकि ये जो कोल्डी हवा है ना, यहाँ से हमें चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। आपको ये भी याद रखना है कि ये जो कोल्डी हवा है ना, ये इलाहाबाद के अंदर आता है। ठीक है, तो अपने इलाहाबाद में एक जगह है कोल्डी हवा, वहां से सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य, सबसे प्राचीनतम चावल के साक्ष्य मिलते हैं। तो क्वेश्चन बहुत सारे दे रखे हैं, आपको याद रखना है। आपसे सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ? आंसर पुरापाषाण काल। ठीक है, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? नवपाषाण काल में। स्थायी निवास कब हुआ इनका? तो भी नवपाषाण काल में। ठीक है, साथ ही साथ कृषि का सबसे पहले आविष्कार कब हुआ? नवपाषाण काल में। मनुष्य ने सर्वप्रथम कौन सी धातु का उपयोग किया? तो इसका आंसर हो जाएगा तांबा। सबसे पहले कौन सा इन्होंने औजार बनाया था? तो उसका आंसर हमारा कुल्हाड़ी हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछा जाए सबसे पहला जो अनाज बोया गया वो कौन सा था? तो कहिएगा जौ, है ना। और जौ और या फिर प्रथम कृषि के साक्ष्य हमें वो मिलते हैं, वो कहाँ से मिलते हैं? तो कहिएगा मेहरगढ़ पश्चिमी जो बलूचिस्तान है वहाँ से। साथ ही साथ जो चावल है उसके साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं? तो वो हमें मिलते हैं कोल्डी हवा इलाहाबाद से। ओके, अब देखिए, ये जो पल्लावरम नामक स्थान है, एक जगह है पल्लावरम, वहाँ पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण काल कलाकृति की खोज की गई थी। तो आपसे पूछा जाए कि पुरापाषाण कलाकृति सबसे पहली बार खोज कहाँ की गई? तो आप याद रखें पल्लावरम में। ठीक है, भारत की पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार पत्थर से बने होते थे। अब देखिए, पाषाण काल है, मतलब कि स्टोन एज है, तो उस टाइम पे ये जो अपने औजार हैं ये पत्थर से बनाए करते थे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं रोबोट
ब्रूस फुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज की थी। अब आपसे पूछ ले जो पुरापाषाणकालीन औजार हैं, मतलब कि जो पुरापाषाण काल में औजार यूज होते थे, उनकी खोज सबसे पहले किसने की, तो आंसर हमारा हो जाएगा रोबर्ट ब्रूस फुट ने की थी। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हमारी सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड आ रही हैं इसमें, वो देखते हैं। भारत का सबसे प्राचीन नगर, याद रखें जो सिंधु घाटी सभ्यता है जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं, इसमें सबसे प्राचीन नगर की बात करें तो ये हमारा आता है मोहनजोदड़ो। ठीक है, ये सिंधी भाषा में जिसका अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला। याद, इसको अभी आगे जब आएगा ना तो मैं बताऊंगी इसको मृतकों का टीला क्यों कहा जाता है, अभी ये विस्तार से आएगा आगे। लेकिन आप बस अभी इतना याद रखें कि सबसे प्राचीन नगर जो है हमारा वो कौन सा है, मोहनजोदड़ो है, जिसे हम क्या कहते हैं सिंधी भाषा में मृतकों का टीला कहते हैं। ओके, अब देखें यहाँ पे क्या दे रखा है, असम का श्वेतभ्रू गिब्बन भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानव भाव कपी है। मतलब एक जो हमें बोले एक भ्रूण मिला, ठीक है, भ्रूण तो नहीं हम बोल सकते हैं, जिसकी हमें खोपड़ी मिली है ना, तो वो उसे हमने बोला है मानव भाव कपी। और एकमात्र वो हमें कौन सा मिला है, कहाँ से मिला है, असम से मिला है, और जिसका नाम क्या है, श्वेतभ्रू गिब्बन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें एक इम्पॉर्टेंट गांव का नाम है इनाम गांव। ये जो इनाम गांव है ये ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। तो याद रखें ताम्रपाषाण मैंने बताया था, जब पाषाण मतलब स्टोन के साथ साथ तांबा यूज हो रहा है, उसके टाइम की एक बस्ती है जिसका नाम क्या है, इनाम गांव। इसका संबंध जारवे संस्कृति से है। तो जो जारवे में संस्कृति थी उसका संबंध है हमारा, ये एक ताम्रपाषाण युग कालीन सब टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, और इसका संबंध किस गांव से है या किस बस्ती से रखना है हमें याद, तो इसे हमें याद रखना है इनाम गांव से। ठीक है, भारत में जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं वहां से जीवाश्म का प्रमाण मिलता है। ठीक है, तो ये जो हमें शिवालिक की पहाड़ियां देखने को मिलती हैं, यहाँ से हमें क्या मिलता है, जीवाश्म का प्रमाण मिलता है। साथ ही साथ जो प्रागैतिहासिक काल है, मतलब कि जब लेखन कला नहीं थी उस टाइम पीरियड में, जो भीमबेटका की गुफाएं, अब सबसे पहले यही क्लियर कर लो कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं, तो ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में आती हैं। तो भीमबेटका की गुफाएं सबसे पहले एमपी जिला रायसेन, उसके अंदर शैल चित्र मिलते हैं, मतलब वहाँ पे भीमबेटका की गुफाएं हैं, और उनके जब उस टाइम पे वहाँ पे मानव रहा होगा उस टाइम का, उसने यहाँ पे शैल चित्र बनाए हैं। तो इसलिए याद रखें ये बहुत प्रसिद्ध हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं, तो आप याद रखें मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। और ये किस काल से रिलेटेड है, तो आप याद रखें ये प्रागैतिहासिक काल से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पे शैल चित्र मिले हैं। शैल चित्र मतलब कि जो गुफाएं हैं उन पर चित्र बने हुए, शैल मतलब पत्थर पर चित्र बने हुए दर्शाए गए हैं। साथ ही साथ देखें इसमें आपको ये पता चल गया, भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी से मिलता है। याद रखें, अब नर्मदा घाटी जो है ये भी हमारे जो नर्मदा नदी है ये हमारे अमरकंटक एमपी से निकलती है। ठीक है, ये नर्मदा जो घाटी है ये पूरी होशंगाबाद जबलपुर से लेके ये जो घाटी है, यहाँ पे सबसे पहले मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण मिला है। ठीक है, तो इसलिए याद रखें मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण हमारे इंडिया में कहाँ मिला था, तो नर्मदा घाटी में मिला था। ठीक है, भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले रहे हैं। प्रथम व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया था। तो इनका नाम याद रखें, रिजले का, वो ऐसे प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जो जनसंख्या है उसका प्रजातीय विभेदीकरण किया है। ठीक है, अब इसमें जो हमने इंपॉर्टेंट चीज देखी उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम सब। देखिए इसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, आदि ऐतिहासिक काल क्या होता है और इतिहास क्या होता है। लेकिन मैंने सबसे ज्ञानी मानव या आधुनिक मानव पूछा जाए तो होमो सैपियंस है, और इसका अगर आपसे पूछा जाए कि इस धरती पर प्रवेश लगभग कितना पुराना माना जाता है, 30 या 40 हजार। ठीक है, अब आपको याद रखना है हमने प्रागैतिहासिक काल को 3 काल में बांटा, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ये जो हमें पुरापाषाण काल है यहाँ पे हमने आपको
बताया कि मेन काम इनका क्या था, शिकारी, और ये लोग आखेटक थे, मतलब शिकार के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। पूछा जाए आग का आविष्कार, कह दीजिएगा पुरापाषाण काल में हुआ, लेकिन पहिए का आविष्कार पूछा जाए तो कहिएगा नवपाषाण काल में हुआ है। साथ ही साथ अगर आपसे पूछा जाए कि मनुष्य में स्थायी निवास में की प्रवृत्ति कब आई, तो आप कहिएगा नवपाषाण काल में आई है, ठीक है। और सबसे पहला कौन सा जानवर पाला गया, तो उसका आंसर हो जाएगा हमारा कुत्ता। देन उसके बाद मनुष्य ने सर्वप्रथम कौन सा धातु यूज किया, तांबा। औजार कौन सा पहला यूज किया, कुल्हाड़ी, ठीक है। और इसको हमें कहाँ से मिलता है, अतिरम पक्कम से मिलता है। साथ ही साथ कृषि सबसे पहले नवपाषाण काल में आई, और इसका सबसे पहला हमें प्रमाण कहाँ से मिलता है, मेहरगढ़, जो कि पश्चिमी बलूचिस्तान में है अब, ठीक है। अब चावल की खेती जो की गई, इसका साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है, तो मैंने आपको बताया कोल्डी हवा, जो कि हमारे इलाहाबाद में है, ठीक है। साथ ही साथ कृषि का प्रथम साक्ष्य मेहरगढ़ से। अब यहाँ पे पल्लावरम नामक एक स्थान है जहाँ पे पुरापाषाण कलाकृति की सबसे पहली बार खोज की गई थी। वहीं अगर आपसे पूछा जाए रोबोट ब्रुशफुट कौन है, तो आप याद रखिए जिन्हें पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की है। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता में अगर सबसे प्राचीन नगर पूछा जाए तो वो हमारा मोहनजोदड़ो हो जाएगा, जिसे हम मृतकों का टीला कहते हैं, ठीक है। और जो मानव कपी है जो हमारे यहाँ मिला है, ठीक है, वो हमें कहाँ से मिला, असम से मिला। इनाम गांव जो है एक इम्पॉर्टेंट ताम्रपाषाण कालीन बस्ती है। आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन सी ताम्रपाषाण कालीन बस्ती है, तो उनमें से आपको एक ऑप्शन भी मिल सकता है, इनाम गांव। तो आप याद रखें ये जो इनाम गांव है ये ताम्रपाषाण कालीन बस्ती है। उसके बाद भारत में शिवालिक की पहाड़ियों से हमें जीवाश्म प्राप्त होते हैं। भीमबेटका की गुफाएं याद रखें, क्योंकि यहाँ पे प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्र मिलते हैं। ये भीमबेटका की गुफाएं जिला रायसेन और राज्य मध्य प्रदेश में मिलती हैं। साथ ही साथ भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण कहाँ से मिलता है, तो ये हमारे एमपी नर्मदा घाटी से मिलता है, ठीक है। और रिजले का नाम याद रखिएगा, क्योंकि इन्होंने ये सबसे पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने जनसंख्या के आधार पर और जनसंख्या की प्रजाति के आधार पर विभेदीकरण किया था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सिंधु सभ्यता के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। और आपको अगर हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। और हाँ, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी जरूर हिट करें, ताकि आने वाले वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। थैंक यू सो मच।